equation in two variable. Today I want to explain you pair of linear equation in two variable. Topic is cross multiplication method. In cross multiplication method, generally we have to write the standard form of it. That is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. And then what we have to write? Write the coefficient of x below x, write the coefficient of y below y, and write the coefficient of constant below 1. That is x coefficient a1 and a2, y coefficient b1 and b2, and constant coefficient c1 and c2. That is a first step. So first step is that we have to write the coefficient of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. That is standard form first of all, right? And then we have to write the first variable, that is x, y and 1. Below x we have to write a1, a2. Below y we have to write b1, b2. Below 1 we have to write c1 and c2. Then what we have to write? Now the second step that is important. Below x what you have to write? x के नीचे हम लोग को क्या लिखने का है? पहले हम लोग को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर x के नीचे x के कोफिशिएंट लिखेंगे, y के नीचे y के कोफिशिएंट लिखेंगे और 1 के नीचे कांस्टेंट दैट इज कोफिशिएंट लिखेंगे. फिर x के नीचे क्या लिखेंगे? तो कि x के नीचे x के कोफिशिएंट नहीं लिखने का, उसका मतलब वी हैव टू राइट दिस b1 upon b2 c1 upon c2. वो यहाँ पे लिखा गया है. x के नीचे लिखा है b1 upon b2 c1 upon c2. y के नीचे क्या लिखेंगे? तो कि y के कोफिशिएंट नहीं लिखने के, y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे तो किसके लिखेंगे? तो कि a1 a2 c1 c2. लेकिन सीक्वेंस में यहाँ पे देखा गया तो c1 c2 के बाद वापिस क्या आ जाएगा? c1 c2 एंड a1 a2. x के नीचे हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे b1 b2 c1 c2. y के नीचे क्या लिखेंगे? सीक्वेंस में लिखेंगे c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे c के बदले लिखेंगे 1. कांस्टेंट है तो वो क्या है? 1. तो 1 के नीचे किसका कोफिशिएंट लिखेंगे? तो वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y. x और y के जो कोफिशिएंट है वो हमें लिखना पड़ेगा. मतलब हमने x के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखे? x के नहीं लिखने के. That we have to write b1 upon b2 c1 upon c2. y के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखेंगे? c1 upon c2 a1 upon a2. और 1 के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखेंगे? That is a1 upon a2 b1 upon b2. इतना है वो हमारा सेकंड स्टेप में हो जाएगा. अगेन फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2. पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद उसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, वो कोफिशिएंट लिखेंगे. उसके बाद x के नीचे x के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे b1 b2 c1 c2. y के नीचे y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे c1 c2 a1 a2. और 1 के नीचे लिखेंगे a1 a2 b1 b2. उसके बाद जो उसका है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका नाम ही दिया गया है. क्या लिखेंगे हम लोग? इसको मल्टीपल करेंगे. वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे. अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखी जाए तो x के नीचे हम लोग ने क्या लिखा था? b1 b2 c1 c2. उसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो b1 c2 माइनस b2 c1. हम लोग शॉर्टकट में उसको क्या लिखाएंगे? याद करेंगे बच्चे लोग को कि हमको लिखने का bc क्या लिखने का? bc माइनस bc, और यहाँ पे लिखने का 1 2 और 2 1. ऐसा ही y के नीचे लिखेंगे ca माइनस ca माइनस ca और 1 2 2 1. और 1 के नीचे क्या लिखेंगे? ab 1 2 2 1. ये फिक्स हो जाता है. x के नीचे b1 c2 माइनस b2 c1. वो कैसे याद रखेंगे? bc माइनस bc 1 2 2 1. y के नीचे ca माइनस ca 1 2 2 1. 1 के नीचे क्या लिखेंगे? ab माइनस ab 1 2 2 1. अभी x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करने का है, ये वैल्यू फाइंड आउट करने का है, तो ये जो डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में था b1 c2 माइनस b2 c1, उसको कहाँ लिखने का?
यहाँ 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, b1c2 माइनस b2c1, a1b2 माइनस a2b1। और अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करने का है तो y के जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑलवेज सामने मल्टीपल में जाता है, तो y के नीचे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। मतलब x और y के कोफिशिएंट से ही हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे जो इजी है वो है कि उसके कोफिशिएंट से ही आंसर हम लोग को मिलता है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो ए गुड मेथड, बट हम उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो कि उसका एक शर्त है, देयर इज ए वन कंडीशन, a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ही हम लोग उसको, उसका मतलब हमारा जो 3 केस था उसमें से एक केस है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ही हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सो ये एकदम इजी मेथड है। क्यों इजी मेथड है, तो कि हम लोग को क्या लिखने का था, खाली कोफिशिएंट लिखने का था। कैसे याद करेंगे कोफिशिएंट को, तो वापिस एक बार हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले क्या लिखने का, x, y और 1 लिखने का, उसके बाद x के नीचे x के कोफिशिएंट, y के नीचे y के कोफिशिएंट, 1 के नीचे कांस्टेंट। फिर x के नीचे किसको लिखने का, तो कि x के कोफिशिएंट नहीं लिखने का सेकंड स्टेप में, तो कि y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट लिखने का, b1 b2 c1 c2, y के नीचे c1 c2 a1 a2, 1 के नीचे a1 a2 b1 b2। फिर उसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, तो कि x के नीचे हम लोग लिखेंगे सीधा bc माइनस bc 1 2 2 1, y के नीचे लिखेंगे c1 माइनस c1 1 2 2 1, 1 के नीचे लिखेंगे ab माइनस ab 1 2 2 1। उसके बाद x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करने का है तो क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1। लेकिन याद कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू bc माइनस bc अपॉन ab माइनस ab 1 2 2 1 1 2 2 1। y के नीचे कैसे लिखेंगे, y का आंसर फाइंड आउट करने के लिए, तो कि ca माइनस ca अपॉन ab माइनस ab 1 2 2 1 1 2 2 1। लेकिन अब कब इसको हम लोग उसका फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन, तो उसका एक कंडीशन a1 b2 माइनस a2 b1, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और उसका कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ही हम लोग फाइंड आउट वैल्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट के अभी उसका हम लोग एक सम देख लेते हैं कि ये सम के मुताबिक ये सम्स हम लोग एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आता है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उसका जो एग्जाम्पल है वो पहले तो एक क्वेश्चन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74, ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया। 2x प्लस 3y उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। सो पहला जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग को जो कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट करने का राइट से लेफ्ट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारा a1 हो जाता है, यहाँ पे है वो हमारा b1 हो जाता है, यहाँ पे हमारा है वो c1, दैट इज ओवर a2 नाउ b2 एंड c2। ये हमारा जो a1 b1 c1 a2 b2 c2। उसके बाद हम लोग ने क्या सिखाया था, x अपॉन bc माइनस bc, y अपॉन ca माइनस ca, 1 अपॉन ab माइनस ab 1 2 2 1 1 2 2 1। अगर यहाँ से देखेंगे तो b1 का वैल्यू क्या है, b1 हमारा है तो 3, दैट आई हैव टू राइट इट हियर, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद c2 हमारा क्या है माइनस 74, तो माइनस 74 लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूला है माइनस, उसके बाद क्या है तो कि b2 क्या है हमारा 5, तो 5 लिख दिया।
उसके बाद है C1, तो C1 हमारा क्या है -46। सो ये पहला स्टेप x के नीचे आ गया। उसके बाद y के नीचे क्या लिखेंगे, CA माइनस CA, तो हम लोग 1 2 2 1, तो CA 1 तो -46, तो -46 किया। उसके बाद A2 क्या है 3, तो 3 कर दिया, माइनस C2 क्या था -74, तो -74 कर दिया। A1 क्या था A1 तो क्या 2, तो 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस AB 1 2 2 1, तो A1 क्या है हमारा तो क्या 2, B2 क्या है हमारा तो क्या 5, सो 2 और 5 लिख दिया। फिर माइनस है ना कि A2 B1, A2 मतलब हमारा क्या था A2 3, तो 3 and B1 is also 3, so 3 3। Now we have to multiply 3 into -74, so -224, ये माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, सो -222 प्लस 230। यहाँ पे y पे करेंगे 46 इंटू 3 -138, यहाँ पे अगेन माइनस माइनस प्लस, जब दो बार माइनस साइन रहता है तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस माइनस प्लस, सो -138 प्लस 148, यहाँ पे 5 2 जा 10 3 3 जा 9, सो हमारा जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, सो x अपॉन -220 प्लस 230, अगर उसको कैलकुलेशन करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस, बिगर टर्म की साइन रखेंगे प्लस है तो, सो x अपॉन 8, यहाँ पे कैसा करेंगे तो अगेन प्लस माइनस माइनस, बिगर टर्म का साइन, सो y अपॉन 10, सो ये आ गया हमारा x अपॉन 8 आया, यहाँ पे y अपॉन 10 आया। नाउ 1 अपॉन 10 माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस, सो 1 अपॉन। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करने के किसके साथ कंपेयर करने का 1 के ऊपर, सो x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, अगर यहाँ पे डिवाइड है वो सामने क्या जाएगा मल्टीपल में, दैट इज व्हाई वी कैन गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8। उसी तरह y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने का है तो उसको किसके साथ इसके साथ कंपेयर करेंगे, सो y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, सो ये जो 10 है वो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में था, वो मल्टीपल में आ जाएगा तो 10, सो y इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10, दैट इज वेरी ग्रेट आंसर। हम लोग ये जो आंसर है अगेन वापस डिस्कस करते हैं, क्या लिखने का, x के रेफरेंस में BC माइनस BC, y के रेफरेंस में CA माइनस CA, 1 के रेफरेंस में AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अभी हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ये 8 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे भी रख सकते हैं 8, वी हैव टू पुट वैल्यू एट 8 एट ईयर, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 10, तो हम लोग कॉस्ट कर सकते हैं 2 8 जा 16, सो हमारा आंसर है 16 प्लस 10 3 जा 30, सो 16 प्लस 30 46, सो हमारा जो आंसर था वो क्या था करेक्ट था। ऐसा हम यहाँ पर भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं 8, और यहाँ पे कर सकते हैं 10, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 प्लस 10 5 जा 15, so 50 plus 24 74, so our answer is correct। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक एग्जांपल था, उसके आगे के वीडियो में हमने वो डिराइव किस तरह से होता वो फॉर्मूला देखा था। सो वी वांट टू डिस्कस, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.6 के वाटर के रेफरेंस में जो सम है, दैट इज बोट स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर, or we can say the speed of current. So there is a one sum in exercise 3.6, Rutu can row downstream 20 km in 2 hours down. So if you will see हमारा जो पृथ्वी का मैप है उसी के देखेंगे तो if you will see properly it is not horizontally, हमारा जो लेवल है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, तो देर इज ए वन, यहाँ पे जो है इट मीन्स वी कैन से डाउन स्ट्रीम, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और जो अप है उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। जब पानी नीचे जाता है डाउन स्ट्रीम में और उसके साथ स्पीड ऑफ बोट तो वो ऑलवेज ज़्यादा रहता है। अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट इज माइनस एंड देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द स्पीड ऑफ करंट ऑफ वाटर।
तो उसके रेफरेंस में पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डाउनवर्ड एरो नीचे है तो डाउनवर्ड, अपवर्ड एरो है तो स्पीड, यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी. सो इन डाउनवर्ड स्पीड इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इन अपवर्ड स्पीड इज ऑलवेज डिक्रीजिंग. Why it is possible? So we have to discuss. Ritu in still water. Speed of the Ritu's boat in still water. Ritu can row down 20 km in 2 hour. Row downward in 2 hour. Upstream में 2 hour में only कब कितना जा रहा है 4 km. So first of all, speed of Ritu in still water that we have to take as a x, and speed of y is take as speed of stream that is current is y. अगेन स्टील वाटर में जो स्पीड ऑफ ऋतु की जो बोट है वो है 8 किलोमीटर पर आवर. जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, देखो यहाँ पे अप स्ट्रीम में माइनस, क्यों अप स्ट्रीम में माइनस, तो कि ऋतु की जो बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ द करंट, तो वो माइनस. सो अप स्ट्रीम में ऑलवेज माइनस रखने का, डाउन स्ट्रीम में ऑलवेज प्लस. नाउ हियर इट इज अ डिस्टेंस, हियर इट इज ए ओवर. तो साइंस के रेफरेंस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या था x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना था 20 किलोमीटर. यहाँ पे उसने दिखा है जनरली स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम वी कैन गेट डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो स्पीड क्या थी, तो कि x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई. तो स्पीड है x प्लस वाई. टाइम कितना था उसका 2 ओवर. डिस्टेंस कितना था 20. सो d इज इक्वल टू s इंटू टी, डिस्टेंस इंटू टाइम. सो डिस्टेंस 20, यहाँ पे ये स्पीड x प्लस वाई, टाइम 2 ओवर्स. सो फर्स्ट इक्वेशन वी कैन गेट 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 2 10 जा. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सेम इक्वेशन डाउन स्ट्रीम में, अगेन डाउन स्ट्रीम में कितना ओवर 2 ओवर, डाउन स्ट्रीम में 2 ओवर. तो अगेन वापस उसको भी करेंगे सेम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस क्या है, दैट इज 4. स्पीड दैट इज x माइनस वाई. टाइम इज व्हाट 2. So again 2 cut 2. So two equation we have get. That is x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2. If we simplify x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2. So we can get value of x and y. Value of x is equal to 6 and value of y is 4. It means speed of the current is 4 km and speed of Ritu's boat in still water is 6 km per hour. Always remember ऋतु की बोट की स्पीड ऑलवेज ज़्यादा आना चाहिए और स्पीड ऑफ करंट रहता है वो ऑलवेज कम आना चाहिए. That is our fact. So this type of sums in an exam, there are 3 sums. Today we want to discuss that type of. So first sum is related with the topic tha Ritu can row down 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. So Ritu's speed is equal to x, speed of stream is equal to y. Upstream में always मैंने बोला upstream में हमारा एनर्जी है वो पानी तो नीचे आता है और हम लोग बोट को ऊपर ले जा रहे हैं तो x माइनस वाई लिखेंगे. डाउन स्ट्रीम में पानी भी नीचे जा रहा है और बोट भी नीचे जा रहा है तो वी कैन से x प्लस वाई. सो 2 इक्वेशन वी हैव मेड इट एंड देन सॉल्व इट. यू विल गेट वैल्यू ऑफ स्टील Ritu speed of boat is 6 km per hour. So that is a first sum. Now we want to do the second sum. अभी second sum भी ऐसा ही डिस्कस करेंगे.
चलो नाउ सेकंड सम, दैट इज थर्ड, एक्चुअली हमारे बुक में थर्ड है। ट्रैवल्स 30 किलोमीटर, रोही ट्रैवल्स 30 किलोमीटर फ्रॉम होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। 300 किलोमीटर वो उसके घर से निकलती है, तो बाय 300 किलोमीटर में उसमें ट्रेन में भी जाती है और बस में भी जाती है। सी टेक्स 4 hours इन ट्रैवल 60 किलोमीटर इन ट्रेन। ट्रेन में कितना किलोमीटर? 60। अगर 300 में 60 निकाल देंगे तो रिमेनिंग है 240, वो किस में जाएगी? बाई बस। सो रोही ट्रैवल्स कर रही है 300 किलोमीटर ट्रेन से और बस से। अगर ट्रेन में वो 60 किलोमीटर काट रही है बस, सी टेक्स 4 hours, सी ट्रैवल 60 किलोमीटर इन ट्रेन, तो 240 किलोमीटर बाई बस। सेकंड कंडीशन, सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग 100 मतलब 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो 200 किलोमीटर बाई बस। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, स्पीड अगेन सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज ऑलवेज, स्पीड इज इक्वल टू, ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, distance upon time. So speed of train is, speed of train that is u kilometer per hour, speed of train is u and bus train is y kilometer per hour. Now यहाँ पे जो कंडीशन है वो किस तरह से है? कितना किलोमीटर था? 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस अगेन टाइम के रेफरेंस में देखेंगे कितना ओवर्स लिया उसने? 4 hours, 4 hours. She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240. सो यहाँ पे जो है वो ऐसा है, टाइमिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइमिंग था 4 hours, डिस्टेंस कितना था? तो कि 60 किलोमीटर कितना था? 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड था u किलोमीटर पर ओवर, दैट इज वाई 60 इंटू 1 अपॉन u, दैट इज वाई 44 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, सीधा लिख देते हैं। S is equal to d by t, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 60 किलोमीटर फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस 240, टाइम कितना? 4 hours. सो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, 60 अपॉन यू प्लस 240 अपॉन वी इज इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन इसी के रेफरेंस में u v फॉर्मूला बता दिया है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस था 60 बाई यू प्लस 24 बाई 240 बाई वी इज इक्वल टू 4। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन यू इज इक्वल टू पी, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्यू, वी हैव टू टेक क्यू। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन में सेम कंडीशन, यहाँ पे सी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर, सो एक्चुअली 4 hours इज देयर, 4 hours एंड 10 minutes, सो 10 minutes डिवाइडेड बाय हमें 60 करेंगे बिकॉज टू कन्वर्ट इनटू ओवर, सो दिस 1 0 कट, सो 4 इंटीजर 1 अपॉन 6, so 6 4 are 24 plus 1 25 by 6. That is why they are writing 25 by 6. Clear everyone or not? So how they are writing 25 by 6? Because of here 10 minute longer, 4 hours and 10 minutes. So now to remove this 6, again first of all 1 upon u, that is p, 1 upon v, that is q. So 600p plus 200q is equal to 25 by 6. Abhi I want to remove this 6. So I have to multiply with 6 each term. So here multiply by 6, here multiply by 6. So that is why equation is 600p plus 1200q is equal to
25. So now we have two equations. We have one equation is 60p. ओके 60p को 60 या टू इक्वेशंस आर देयर हमारे पास सामने दो इक्वेशन, एक ये है और एक ये. Now 60 multiplied by 10 we can get 600. So ये first equation number 3 is multiplied by 10. So 10 से multiply करेंगे तो 600p plus 240q is equal to 40. और यहाँ पे तो था ही 600p plus 1200q is equal to 25. इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कट 240 में से 1200 में से यहाँ पे 1200 था और किससे मल्टीपल किया 10 से, तो यहाँ पे 2400. 240 इंटू 10 24 एंड उसमें से 1200 माइनस करेंगे तो वी कैन गेट 1200q और यहाँ पे 15. therefore q is equal to 1/80. यहाँ पे दिया है q, we can get q is equal to 180. 80 means speed of train. So speed of train, that is again q means speed of bus. Q means speed of bus. So we can get q is equal to 180, that is the speed of bus. Now if you will put value of q 180, we can get value of r. कहाँ से रखेंगे q का, ये जो है q का वैल्यू अभी आ गया है, we can get value of q. हमारा q का वैल्यू है वो 180 है. तो यहाँ पे इक्वेशन था, कोई भी इक्वेशन में we can put. So 60p plus 240 in bracket we have to write 1/80 is equal to 4. So 3s are. So 60p is equal to 4 minus 3, 1. So 60p is equal to 1. So p is equal to 1/60. So that is why speed of train is 60 km/h. अगेन वापिस करते हैं फॉर्मूला, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखने का. किस तरह से है तो ऑलवेज जब इस टाइप का सम आता है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम दिया था 4 डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस d1 कौन सा था तो के 60 km by train, तो train 2 remaining by 240, that is by bus. Second equation same, and we have to solve x p and q. We can get value of 80 as a speed of bus and speed of train as a 60. One more equations you want to discuss? Okay, that is also important. 2 women and 5 men work together, finish an embroidery work in 4 days. I think it is proportional, direct proportional, inversely proportional ratios are there. That type we have to do it here. So again, that is in 8th standard, rate of work. Rate of work is equal to work done divided by time. Work divided by time, that is rate of work. Rate of work means work upon time we have to use. So work we have to take as a 1 and time, that is important. So woman, as a woman we can take x, work done, and for men we can take 1/y. So यहाँ पे रेट, यहाँ पे वुमन का था तो W लिखेंगे, यहाँ पे था मैन का तो M लिखेंगे. सो रेट ऑफ वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क x से 1/x. यहाँ पे रेट ऑफ मैन दैट इज टाइम था,
y तो 1/y मतलब days के whatever it should be. So 1 day, that is 1/y. So now first concept, rate of work reference में, so work done by woman, that is 1/x, 1 by man 1/y. Now how many women are there? 2. So I have to write 2/x. How many men are there? 5. So I have to write 5/y. They work together. Together मतलब plus. How much day it takes? 4 for one work. That is concept. Again, how work done by woman, that is 1/x. 2 women are there, so 2x. 5 men are there, so 5/y. How many days they have complete work together? 4 equal to 1. So if you will simplify this, अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आता है 2p प्लस 5 2p प्लस 5q इज इक्वल टू, हम लोग करेंगे 1/4 है. सो ये 4 यहाँ पे लाएंगे तो 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1. सेकंड कंडीशन में क्या था? 3 वुमन, सो वी हैव टू राइट यहाँ पे सीधा 3p. 6 मैन, सो 6q. हाउ मेनी डेज? 1/3, दैट इज 1/3. ये 3 को यहाँ लाएंगे तो 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1. सो दो इक्वेशन है, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1. यू विल सी दैट है 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1. ये दो इक्वेशन को वी हैव टू सॉल्व. नाउ वी हैव टू इक्वेशन. बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन 8p, so here it is equation number 1, here it is equation number 2. If I multiply equation number 1 with what? 9. So 72 multiply equation number 1 with 9, and here equation number 2 with 8. So if I multiply 9, then 72p plus 180q is equal to 9. If I multiply by again here 8, 70t 2p plus 18, 8 is 144. Q is equal to 8. Now sign change, minus, minus, minus. ये cut 180 minus 44, 36. 36q is equal to 1. So q is equal to 1/36. So you will see that आगे answer q is equal to 1/36. How we can get? By elimination method. Equation number 1 is multiplied by 9. Equation number 2 is multiplied by 8. So p is equal to, now if you will put value of q is any above equation, that is हम लोग यहाँ पे किस में लिखेंगे तो कि 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1. सो 36 यहाँ पे रखेंगे तो 9p प्लस 18 1/36. So 18 2. So 9p is equal to 1 minus 1/2. 1 minus 1/2 मतलब half. So 9p is equal to 1/2, तो p is equal to 1/18. p is equal to 1/18. You will imagine we get p is equal to 1/18 here.
but again I am explaining you what you have to do. Again I am explaining you what you have to do. First you have to find out equation, you have to convert into equation, then we have to do elimination method. We can do it. So x p is equal to 1 upon 18 means x equal to 18. So number of days by woman is 18 and number of days by man is 36. So that is a